नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नीट फ्लिक्स में, जहां पर आपको मिलती है नीट से रिलेटेड सारी वीडियोस। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ वेइंग मशीन के साथ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वेइंग मशीन होती क्या है। अब तक आप लोग ये सोचते आए थे कि वेइंग मशीन आपको आपका वेट देती है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो सोच थी, आपका जो नजरिया था वेइंग मशीन को देखने का, वो बदल जाएगा। दोस्तों, वेइंग मशीन दरअसल हमें अपना जो हम नॉर्मल रिएक्शन उस पर लगाते हैं उसकी वैल्यू देती है। हम कह सकते हैं वेइंग मशीन एपरेंट वेट देती है हमें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे सनी देओल है, सनी पाजी है, वो जैसे अपना वेट अपने हाथ अगर वेइंग मशीन के ऊपर रखेंगे तो उस पर कितना वेट दिखेगा, 2.5 किलो। उनका हाथ 2.5 किलो का है, ये चीजें याद रखनी है हमको। सनी देओल का हाथ 2.5 किलो का है। अगर वो अपना हाथ एक वेइंग मशीन के ऊपर रखेंगे तो उन्हें 2.5 किलो का वेट, 2.5 किलो उसकी रीडिंग दिखाई देगी। लेकिन अगर उनका मन कर रहा है कि अपने हाथ से वो वेइंग मशीन को पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, अगर वो अपने हाथ से वेइंग मशीन को पुश कर रहे हैं तो वेइंग मशीन की जो रीडिंग होगी वो बदल जाएगी, उसकी रीडिंग ज्यादा आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर केस में जो वेइंग मशीन है वो आपको आपका वेट नहीं देती है, वो कुछ और देती है। और उस और कुछ और का नाम क्या है? उस कुछ और का नाम है नॉर्मल रिएक्शन। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहला केस है हमारे पास, अगर वेइंग मशीन जो है हमारे पास, इसे मैंने स्केल से लिखा हुआ है और इसके ऊपर हमने एक मास रखा हुआ है। अगर हम इसे रेस्ट पे रखा हुआ है हम लोगों ने, ये ग्राउंड पे पड़ी हुई है या फिर कहीं भी पड़ी हुई है, रेस्ट पे है ये मशीन। इसमें अगर हम लोग एफबीडी बनाए तो ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और नीचे की तरफ लगेगा अर्थ का वेट फोर्स। अगर एम का मास एम का एफबीडी बनाएंगे तो हम सिंपली लिख सकते हैं N इज इक्वल्स टू mg। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम है सिस्टम में। ये सिस्टम एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हम सिंपली लिख सकते हैं N इज इक्वल्स टू mg। अगर हम दूसरे केस पे आते हैं, दूसरा केस काफी अच्छा केस है। हमने वेइंग मशीन को एक लिफ्ट में रख दिया है और वेइंग मशीन के ऊपर पड़ा है मास m। इस कंडीशन में ये जो वेइंग मशीन है ये ऊपर की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन a। तो हम सिंपली लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ की मदद लिए हम लिख सकते हैं n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। नॉर्मल रिएक्शन हमने पहले इसलिए लिखा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी इस केस में mg से। क्यों? क्योंकि जो ये जो पूरा सिस्टम है हमारा वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। यहां से हमें पता चलेगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी mg प्लस a। हम लोग लिख सकते हैं ऐसा mg प्लस a। इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg से ज्यादा आएगा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन निकला हमारा, इसे हम एक और नाम से भी बुला सकते हैं और वो नाम है एपरेंट वेट। वी कैन से दिस नॉर्मल रिएक्शन एज एपरेंट वेट। ऑलराइट, अगला केस है हमारे पास कि जो हमारी लिफ्ट है इस बार ऊपर नहीं नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है विद एक्सेलरेशन a। तो इस केस में अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा mg माइनस n इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। mg हमने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि mg इस केस में n से बड़ा है, मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, mg नीचे लग रहा है क्योंकि जो ये पूरा सिस्टम है वो नीचे की तरफ जा रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि mg की जो वैल्यू है वो n से ज्यादा है। हम लोग लिख सकते हैं इस केस में कि जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो सिंपली आ जाएगी mg माइनस a। ऑलराइट, इसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है इस केस में उसकी वैल्यू कम है किससे? mg से। यहां पर भी जो नॉर्मल रिएक्शन है उसे हम एपरेंट वेट कह सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो चौथा केस है हमारे पास वो देखिए हम, ये लिफ्ट है अभी रेस्ट पे पड़ी है,
अगर हमने ये जो इसकी स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, अगर उसे काट दिया, इफ वी कट द स्ट्रिंग, तो हमें क्या मिलेगा कि जो पूरा सिस्टम है वो फ्री फॉल में गिरेगा। फ्री फॉल मतलब अर्थ के ग्रेविटी के भरोसे वो नीचे की तरफ गिरने लग जाएगा। वेटलेसनेस की कंडीशन यहां पर आ जाएगी। वेटलेसनेस का क्या मतलब है गाइस, कि जो इसका वेट है वो एपरेंट वेट है वो जीरो हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन में जो नॉर्मल रिएक्शन है हमारा वो जीरो हो जाएगा और एपरेंट वेट विल बी जीरो एंड वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट विल फॉल विथ g डाउनवर्ड्स। ठीक है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एक्सेलरेशन के साथ जो पूरा सिस्टम है हमारा वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ऑलराइट, ये सब समझते हैं हम बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि रेशियो ऑफ रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन when the lift is at rest and when the lift is accelerating is 3:2। हमें क्या निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। हमें लिफ्ट की एक्सेलरेशन निकालनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये जो लिफ्ट है वो कहाँ मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पर है, ऐसा कहीं पे भी इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो रखा। लेकिन वो निकालने का इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट दे रखा है। वो हिंट क्या है, वो हिंट ये है, देखो ध्यान से, 3:2। हमें रेशियो के बदले, रेशियो से हमें पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन, जो रीडिंग वेइंग मशीन की आएगी जब लिफ्ट रेस्ट पर होगी वो रीडिंग ज्यादा है, वो रीडिंग 3 है, और मतलब रेशियो के हिसाब से, और जो रीडिंग है लिफ्ट की जब वो एक्सेलरेट कर रही है वो रीडिंग 2 है। तो ऐसा कब होता है कि जब जो एपरेंट वेट हो जाता है वो mg से भी कम आता है। mg कब आएगा, जब जो हमारी लिफ्ट है वो रेस्ट पे है। फर्स्ट केस जो था, लिफ्ट हमारी रेस्ट पे है, तब जो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन था, जो नॉर्मल रिएक्शन क्या है हमारा, वेइंग मशीन की रीडिंग, उसकी रीडिंग क्या आई थी, mg आई थी। और यहां पर इस केस में एक्सेलरेटिंग बता रहा है और उसकी रीडिंग mg से कम है, उसकी रीडिंग 2 है, मतलब रेशियो के हिसाब से। तो ऐसा कहां पे हुआ है, ऐसा हमारे पास यहाँ पे हुआ है केस नंबर 3 में, जहां पर mg की वैल्यू ज्यादा है नॉर्मल रिएक्शन से। ऑलराइट, तो हमें यहां से क्या पता चला, हमें सिर्फ ये रेशियो देखने से पता चल गया कि हमारी जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी। हमें अब निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। एक चीज हम जान चुके हैं कि जो हमारा n1 होगा, सिंपल जैसे रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, n1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, mg, क्योंकि जो हमारी वेइंग मशीन है वो रेस्ट पे पड़ी है और जो हमारी लिफ्ट है वो भी रेस्ट पे है, इसलिए mg वैल्यू आ जाएगी उसकी। दूसरे केस में जब लिफ्ट एक्सेलरेटिंग है तो हमने यहां से निकाला था कि जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो क्या है, m ब्रैकेट g माइनस a, ये हमारी वैल्यू है। तो हम सिंपली वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे m g माइनस a। ऑलराइट, और इनका जो रेशियो हमें गिवन है तो सिंपली हम यहां पे लिख सकते हैं 3/2। जब आप लोग इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। सबसे पहले तो m से m कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा 3g माइनस 3a इज इक्वल्स टू 2g। अगर 2g इधर आएगा तो 3g माइनस 2g इज g, और वहां पर जाएगा 3a, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा g/3। एक्सेलरेशन का आंसर जो आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट आ गई है हमारे पास g/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट पता चल गई। अब एक और अच्छा एग्जांपल करते हैं इस प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड। दूसरा एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमारे पास एक सफिशिएंटली लॉन्ग लिफ्ट है। अच्छा, क्वेश्चन ने इतना बड़ा वर्ड यूज किया सफिशिएंटली लॉन्ग, इसका मतलब है कि ये जो लिफ्ट है ये खत्म नहीं हो रही है, काफी बड़ी लिफ्ट है ये वर्ड क्यों यूज किया है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इस क्वेश्चन में हमें पहले गिवन है कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट है, जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है, मतलब इनिशियल ये जो लिफ्ट है वो रेस्ट पर थी, उसके बाद अचानक से इसकी एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट है 13 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की तरफ अचानक से एक्सेलरेट करने लगी 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई फोर्स लगा होगा,
जिस फोर्स ने ये एक्सेलरेशन पैदा किया है 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें क्या बताना है, फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय ब्लॉक इन द नेक्स्ट 3 सेकंड्स। ये जो ब्लॉक पड़ा है m, हमें बताना है कि ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा अगले 3 सेकंड में। सबसे पहले हमें पता है कि ब्लॉक का जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या है, वो 0 है। ठीक है, ये चीज हमें पता है। दूसरी चीज पता है कि हमें टाइम पीरियड है हमारे पास, टाइम इसको कितने टाइम के बाद हमें इसका डिस्टेंस ट्रेवल बताना है, 3 सेकंड के बाद। ऑलराइट, एक और चीज गिवन है क्या हमें गिवन है कि जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का नीचे की तरफ वो 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। भाई जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, वही तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ? बिल्कुल नहीं गाइस। जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि लिफ्ट और ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा, वो गलत सोच रहे थे। लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ब्लॉक का उतना नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? जैसे ही लिफ्ट 10 मीटर्स पर सेकंड मतलब जी से लिफ्ट की जैसे ही एक्सेलरेशन बढ़ेगी, उस वक्त क्या होगा, ये जो ब्लॉक है और ये जो लिफ्ट है ये दोनों कांटेक्ट लूज कर लेंगे। मतलब जैसे मतलब जो ये अपना मास है इस ज्यादा से ज्यादा किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर सकता है नीचे की तरफ? जी से। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इसके नीचे की तरफ अर्थ इस पे क्या फोर्स लगा रही है, mg, तो उसका एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स होगा, तो मैक्सिमम फोर्स वही रहेगा। भाई इसके ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स नहीं आ रहा ना, इसको ऊपर से कोई नीचे की तरफ पुश तो नहीं कर रहा। तो क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो ये कर सकता है वो क्या होगा, g डाउनवर्ड्स। तो जैसे ही g डाउनवर्ड्स इसका एक्सेलरेशन रीच हो जाएगा, जैसे ये g डाउनवर्ड से एक्सीड कर लेगी लिफ्ट अपनी एक्सेलरेशन, ये जो ब्लॉक है वो अपना जो कांटेक्ट है लिफ्ट के साथ वो लूज कर देगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ हमारे पास जो ब्लॉक है वो भी आ गया है। हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आ गया है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। वही जी, उसे हम 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लिख रहे हैं। कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे। वैसे जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ऑलराइट, ये सभी को पता होगा। अच्छा गाइस, इसमें हम क्या लगाएं जिससे हमें डिस्टेंस पता चल जाए कि कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो अगले 3 सेकंड में। जिन लोगों ने काइनेमैटिक्स पढ़ा होगा अच्छे से वो लोग पहचान गए होंगे। इसमें लगेगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड s will be equals to ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, u की जो वैल्यू है वो तो 0 आ गई, तो ये जो टर्म है ut ये तो 0 हो ही जाएगी। हमारे पास है हाफ at स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन हमने निकाली है 10, जो t है वो है 3, सो 3 का स्क्वायर। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 मीटर्स। ये 5 हो जाएगा, 5 into 9 is 45। तो हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया वो आ गया 45 मीटर। ऑलराइट, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया जो ये m ब्लॉक है उसने। अच्छा, एक मैंने आपको क्वेश्चन शुरू होने से पहले बताया था कि क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन किया है सफिशिएंटली लॉन्ग। इसका फायदा क्या होगा? अगर ये जो लिफ्ट थी वो सफिशिएंटली लॉन्ग नहीं होती तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि जो मास है वो ये जो लिफ्ट है उसके छत पे टकरा जाएगा। ऐसा होगा ना? क्यों? क्योंकि जो लिफ्ट है वो ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और जो मास है वो रिलेटिवली उससे कम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। अच्छा, हो क्या रहा है? अगर ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से नीचे जा रहा है अगर ये ब्लॉक, और ये जो लिफ्ट है वो 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से वो नीचे जा रही है, तो अगर देखें तो अगर हम लोग इस पे ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि जो मास ऑफ द ब्लॉक है ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ आ रहा है सबको? मतलब हमें लगेगा अगर हम लोग इस जो ये फ्रेम है इसको इनर्शियल मान लेंगे, मतलब अंदर ही बैठ जाएंगे यहाँ पे, तो हमें वहां से लगेगा कि ये जो मास ऑफ द ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मूव कर रहा है, और जैसे ही वो थोड़े टाइम बाद क्या होगा उसकी छत से टकरा जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन किया है सफिशिएंटली लॉन्ग लिफ्ट। और सबको समझ आया यहाँ पे? ऑलराइट गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी इस वीडियो से आपको कोई सीख मिली हो, अगर आपने कुछ सीखा हो तो इससे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।
आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।